Hello everyone, welcome again to online session of monologue classes. I am Dr. Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu news analysis. So now we come to the first news, and the first news is Swapnil gunned down थर्ड शूटिंग मेडल फॉर इंडिया। तो ये है मिस्टर स्वप्निल जिन्होंने भारत के लिए एक मेडल जीता है। अब हम इसमें देखते हैं कि इवेंट ये कौन सा था, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो इट वाज मेंस 50 मीटर राइफल्स और इसमें इनकी थर्ड पोजीशन आई है, मतलब इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट ये है कि गोल्ड मेडल किसको मिला, तो ये है सरही कुलिश, यूक्रेन के हैं, इनको गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये, या गोल्ड मेडल मिला है। और लियू युकुन चाइना के हैं, इनको सिल्वर मेडल मिला है। और जो स्वप्निल हैं ये हमारे देश के हैं, इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग दिस। नाउ वी कम टू the next news and this is very important news। और ये न्यूज़ है स्टेट कैन सब क्लासीफाई एससीज फॉर कोटाज टॉप कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। देखिए, हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पार्ट 3 कहता है कि फंडामेंटल राइट्स होंगे, और फंडामेंटल राइट्स जो है पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 दिए गए हैं, जिसमें एक राइट है राइट टू इक्वलिटी जो आर्टिकल 14 to 18 दिया गया है। और राइट टू इक्वलिटी जो है वो कहता है कि सभी लोग इक्वल होंगे, सभी को इक्वलिटी बिफोर लॉ मिलेगी और सबको इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज मिलेगी। ठीक है, यानी कि सब लोग कानून के नज़रों में इक्वल होंगे और सबको ही कानून की प्रोटेक्शन इक्वल मिलेगी। सो दिस इज जनरल रेफरेंस टू आर्टिकल 14। बट आर्टिकल 15 कहता है कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन मिल सकता है। और आर्टिकल 16 कहता है, 16 क्लॉज 4 कहता है कि रिजर्वेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को मिल सकता है। यानी कि रिजर्वेशन किसको मिलेगा, एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा। अभी तक बात यहाँ पर थी। अब पॉइंट ये आता है कि जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है उसमें सभी ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो वैसे तो ओबीसी का जो रिजर्वेशन है वो 27% है, लेकिन इस 27% में क्या क्राइटेरिया है, ये यहाँ पर एक क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है जिसको हम बोलते हैं क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब क्या है, अगर कोई ओबीसी की इनकम, एनुअल इनकम 8 लाख रुपए है या 8 लाख रुपए से ज़्यादा है तो वो पर्सन क्रीमी लेयर की कैटेगरी में आता है। एंड दैट पर्सन और दैट फैमिली is not entitled for any reservation either in the education or educational institution or in the government job। अब मामला आते हैं हम इस न्यूज़ पर, और इस न्यूज़ में क्या हुआ कि अब क्वेश्चन ये है कि हमारे देश में जो एससी और एसटी हैं इसमें कोई भी इस तरह का क्लासिफिकेशन नहीं है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहा है कि सारे जो एससी हैं या जो सारे एसटीज़ हैं उन सबको रिजर्वेशन मिलता है। अब जब ये रिजर्वेशन का सिस्टम हमारे देश में लागू हुआ तो उसके पीछे एक कंसेप्ट ये था कि रिजर्वेशन उन लोगों को मिलना चाहिए जो रियली बैकवर्ड हैं, यानी कि जिनको रिजर्वेशन की ज़रूरत है। लेकिन अब आप ऐसा देखिए कि जो सारे एससीज़ हैं हमारे या जो सारे एसटीज़ हैं वो सारे एसटीज़ और सारे एससी की पोजीशन एक जैसी नहीं है। उसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा रईस भी हैं और कुछ लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं। अब अगर हम रिजर्वेशन का बेनिफिट सभी को देते हैं तो जो नीचे वाला तबका है, मीन्स जो गरीब लोग हैं, उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसी में कहा है कि जो हमारे एससी या एसटीज़ हैं उनमें भी इसी तरह का क्लासिफिकेशन होना चाहिए। और लेकिन ये क्लासिफिकेशन के बारे में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
कि स्टेट चाहे, यानी कि कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वो एससी और एसटी में भी फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकता है, जैसे कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर। और एक केस था इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट केस, इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1992 केस है ये, ठीक है। और इसको हम बच्चों मंडल कमीशन केस भी बोलते हैं, वी ऑल्सो कॉल इट मंडल कमीशन केस। इस केस में कहा था कि जो ओबीसी हैं उसको बैकवर्ड और मोर बैकवर्ड के क्राइटेरिया में क्लासिफाई किया जा सकता है। तो यानी कि बैकवर्ड, एक तो पर्सन है बैकवर्ड और एक है ज़्यादा बैकवर्ड। तो इसी प्रकार से कुछ पॉलिसी जो है कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है टू फर्दर क्लासिफाई एससीज एंड एसटीज। इट वाज हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन दिस केस। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज। राजस्थान में एनेक्ट यूसीसी सेज लॉ मिनिस्टर। तो देखिए पहले हम समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड दिया गया है आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम समझते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, एक जैसा। सिविल कोड का मतलब है लॉ, और लॉ का मतलब है कि देश में सबके लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। और तो हमारे जो भी पर्सनल मैटर्स हैं, पर्सनल मैटर्स मतलब लाइक मैरिज, मेंटेनेंस, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये हमारे पर्सनल मैटर हैं। अभी हमारे देश में इनके लिए डिफरेंट कानून हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड के अनुसार अगर हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा तो हम सब के जो मैटर्स हैं, जो पर्सनल मैटर्स हैं, वो एक जैसे हो जाएंगे, यानी कि एक ही कानून से डील किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि जो हिंदुओं की शादी होती है वो हिंदू मैरिज एक्ट किससे होती है, अगर लड़का और लड़की दोनों हिंदू हैं तो देयर मैरिज इज गवर्नड बाय द हिंदू मैरिज एक्ट। मुस्लिम की मुस्लिम लॉ से होती है, क्रिश्चियन की क्रिश्चियन लॉ से होती है। और अगर इंटरकास्ट मैरिज या इंटर रिलीजन मैरिज है तो दैट इज सॉलमनाइज अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। अभी हमारे देश में एक तो यूनिफॉर्म सिविल कोड गोवा में लागू है, दूसरा उत्तराखंड में लागू हो गया है, और अब जो है थर्ड जो स्टेट ऑफ राजस्थान है ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कर रहा है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। Killing of Atiq Ahmed brother in custody not result of police negligence says judicial panel। अब देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ दिन पहले 2 पर्सन की डेथ हुई थी यूपी में, ठीक है। और ये जो डेथ हुई थी ये हुई थी पुलिस जब उन लोगों को मेडिकल चेकअप के लिए लेकर जा रही थी। तो जब पुलिस उन लोगों को मेडिकल चेकअप के लिए जा रही थी तो वहाँ पर अचानक 3 शूटर आए और उन्होंने बहुत ही कम समय में, आई थिंक लेस देन 1 मिनट में, उन दोनों अपराधियों को मार दिया। ये दोनों अपराधी पुलिस की कस्टडी में थे। अब क्वेश्चन ये था कि अगर कोई अपराधी पुलिस की कस्टडी में है और उसकी वहाँ पर डेथ होती है तो क्या ये पुलिस की नेग्लिजेंस मानी जाएगी या नहीं। तो इस पर एक जुडिशियल पैनल बनाया गया इन द चेयरमैनशिप ऑफ रिटायर्ड जज ऑफ ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट। अब उस इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जुडिशियल पैनल था उसने एक रिपोर्ट सबमिट करी है, और इस रिपोर्ट में ये कहा है कि उन 2 अपराधियों की जो डेथ हुई थी, जो दूसरे अपराधियों ने उनकी डेथ की थी, इट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ द पुलिस नेग्लिजेंस। मतलब क्योंकि उनका पैनल का कहना यह है कि ये जो हत्या हुई है उन दोनों अपराधियों की, ये बहुत ही शॉर्ट टाइम में हुई है और पुलिस इसको समझ भी नहीं पाई कि इतनी जल्दी कुछ हो सकता है। इसलिए पुलिस के पार्ट पर कोर्ट पैनल ने कहा है कि कोई भी लापरवाही नहीं थी। देयर वाज नो नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ द पुलिस। ए वर्डिक्ट ऑन द मनी बिल दैट इंडिया अवेट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्या हो रहा है
अगर आप देखेंगे आर्टिकल 110 वो मनी बिल को डिफाइन करता है, और आर्टिकल 109 वो क्या बताता है, दैट डील्स विद द प्रोसीजर टू एनेक्ट अ मनी बिल। वो मनी बिल के प्रोसीजर के बारे में बात करता है। ठीक है, अब यहां पर पॉइंट ये है कि जो मनी बिल है, मनी बिल गिव्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर टू द लोकसभा, ठीक है, एंड इट गिव्स लीस्ट पावर टू द राज्यसभा। जबकि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट लॉ बनाती है, और पार्लियामेंट के 2 हाउसेस हैं। लेकिन मनी बिल कहता है कि जो भी बिल मनी बिल होगा वो केवल लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और जनरल रूल ये है कि किसी भी बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन मनी बिल की स्पेशल रिक्वायरमेंट ये है कि एक तो ये प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पर इंट्रोड्यूस होता है, ताकि दोबारा से ये बिल प्रेसिडेंट के पास ना जाए और प्रेसिडेंट अपनी पॉकेट वीटो को एक्सरसाइज ना कर पाए। दूसरा पॉइंट ये है कि मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, और लोकसभा से पास होने के बाद ये राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा अगर इसको 14 डेज में पास नहीं करती तो ये डीम्ड पास मान लिया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि जो मनी बिल की डेफिनेशन है वो वैसे तो आर्टिकल 110 में दी गई है, लेकिन 110 की डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो मनी बिल में केवल ये सारे बिल फॉल करते हैं। मैं इसको पढ़ता हूँ एक बार। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, फॉर द पर्पज ऑफ दिस चैप्टर अ बिल शैल बी डीम्ड टू बी मनी बिल इफ इट कंटेन्स ओनली प्रोविजंस। अब यहां पर देखिएगा वर्ड यूज किया गया है ओनली प्रोविजंस रिगार्डिंग imposition, abolition, remissions, alteration और regulation of any tax। तो यहां पर जो only word के interpretation का question है। सेकंड है the regulations of the borrowing of money or the giving of any guarantee by the government of India or the amendment of the law with respect to any financial obligation undertaken or to be undertaken by the government of India। थर्ड है custody of consolidated fund of India, contingency fund of India, payment of monies into विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सच फंड। अब अगर आप ये सारे क्लॉजेज आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर सारे जो मैटर्स हैं वो मनी से संबंधित मैटर हैं, और जनरल रेफरेंस भी मनी बिल का ये है कि भाई दैट शुड बी रिलेटेड टू द मनी। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या कोई बिल मनी बिल है या मनी बिल नहीं है, ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है। तो इसके लिए आर्टिकल 110 का क्लॉज 3 ये कहता है कि अगर ये क्वेश्चन है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, तो इसका जवाब जो देंगे वो लोकसभा के स्पीकर देंगे और उनका डिसीजन फाइनल होगा। मींस अगर किसी बिल को लोकसभा के स्पीकर कहते हैं कि ये मनी बिल है तो वो बिल मनी बिल माना जाएगा, और उस पर उसके मनी बिल होने या ना होने पर कोई दूसरी अथॉरिटी कोई भी क्वेश्चन नहीं उठा सकती, और इसीलिए जो डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ लोकसभा है दैट शैल बी द फाइनल। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आया कि होता क्या है कि हमारी सरकार ने बहुत सारे बिलों को मनी बिल बनाकर पास किया है, बहुत सारे बिलों को मनी बिल बनाकर पास कर दिया है। देखिएगा इश्यू विद द फाइनेंस। अब देखिए ये जो फाइनेंस एक्ट है हमारे देश का, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया, और इस आधार पर चैलेंज किया गया कि भाई जो मनी बिल है उसका रेफरेंस तो आर्टिकल 110 में दी गई डेफिनेशन के हिसाब से निकालना जाना चाहिए। अब ये थोड़ी है कि आप किसी भी बिल को मनी बिल पास कर देंगे। जैसे आप देखें कि एक जजमेंट था हमारा के.एस. पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आधार एक्ट एज ए मनी बिल, तो जो आधार एक्ट है उसको एक मनी बिल माना गया। दूसरी बात यह है कि जो अभी हमारा इलेक्ट्रोल बॉन्ड वाला केस आया था, तो इलेक्ट्रोल बॉन्ड को भी एज ए मनी बिल पास किया गया था। अब पॉइंट ये है और एप्रीहेंशन ये है कि अगर सरकार या पार्लियामेंट किसी भी बिल को जो कि आर्टिकल 110 से बहुत ज़्यादा लिंक नहीं है, रिलेटेड नहीं है, मनी बिल बनाकर पास कर देती है, तो इट विल अमाउंट टू द अंडरमाइनिंग द पावर ऑफ द राज्यसभा। तो इसीलिए ऑथर ने इस एडिटोरियल में ये लिखा है कि अब इस रेफरेंस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से एक डिसीजन की आवश्यकता है,
जो कि इसमें क्लैरिफाई करें कि कौन से बिल मनी बिल की कैटेगरी में आएंगे और कौन से बिल मनी बिल की कैटेगरी में नहीं आएंगे। नाउ, इज द सेंटर बीइंग इनइक्विशियस इन द स्टेट ट्रांसफर्स। अब देखिए जनरली क्या होता है कि जो फाइनेंस कमीशन है और जो प्लानिंग कमीशन है, प्लानिंग कमीशन ये बताता था पहले, अब प्लानिंग कमीशन को बदल के नीति आयोग कर दिया गया है। पहले वो ये बताता था कि भाई पैसा किस किस काम पर खर्च किया जाना चाहिए, यानी कि जो 5 ईयर प्लानिंग होती थी, यानी कि अब जैसे हम 2024 में हैं और हमारी नेक्स्ट ईयर एक फाइनेंशियल ये 5 ईयर प्लानिंग बनेगी, तो हम ये डिसाइड करेंगे कि 25 से 30 तक हमको क्या करना है, ठीक है, देश में किस किस तरह का डेवलपमेंट करना है। और फिर जो फाइनेंस कमीशन है वो ये बताएगा कि हमारे पास कितने पैसे हैं और कितना पैसा किस डिपार्टमेंट को, किस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री को मिलना चाहिए। अब इस न्यूज़ में क्वेश्चन ये है, क्या हो रहा है कि जो सेंटर है वो जो फाइनेंस कमीशन के द्वारा दी गए फार्मूले पर काम कम कर रहा है, बल्कि उन स्टेट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है जिनके साथ उनके कोई किसी प्रकार के अलाइंसेस हैं या कोई उनकी पॉलिटिकल पार्टी से उनका कुछ रिलेशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें जो अभी रिसेंट हमारा बजट आया है, उस रिसेंट बजट में 2 स्टेट आंध्र प्रदेश और जो बिहार है उनको एक बहुत ज़्यादा अमाउंट मिला है। आई थिंक 15,000 करोड़ रुपए जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं आंध्र प्रदेश को, और आई थिंक अराउंड 50,000 करोड़ जो है 50,000 करोड़ जो रुपीज़ हैं दीज हैव बीन गिवन टू द बिहार। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आप देखें तो जो हमारी रूलिंग पार्टी है दैट इज़ बीजेपी, इसको सपोर्ट किसका है? अभी इस इलेक्शन में बीजेपी की कम सीट आई हैं, तो इसको सपोर्ट किसका है? चंद्रबाबू नायडू का, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम हैं, और नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार बिहार से बिलोंग करते हैं। अब पॉइंट ये है कि जिन स्टेटों में इनकी सरकार नहीं है या जिस स्टेट में अपोजिट पार्टी की सरकार है, उनको जो रेवेन्यू मिल रहा है वो उस बेसिस पर नहीं मिल रहा है एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन। सो दिस इज द व्यू ऑफ द ऑथर इन दिस न्यूज़। ऑथर ने इस न्यूज़ में ये अपना व्यू दिया है। तो इनका मानना है कि जो उनको रेवेन्यू मिलना चाहिए वो इसके आधार पर ही मिलना चाहिए। नाउ इंडिया बिलीव्स इन द डेवलपमेंट नॉट एक्सपेंशनिज्म, मोदी। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, ये इन्होंने दिया है ड्यूरिंग ए विजिट बाय द वियतनामीज प्राइम मिनिस्टर फाम मिन चिन। तो हमारे देश में जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर फाम मिन चिन आए हुए हैं और उनके रेफरेंस में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। अब जब स्टेटमेंट दिया है तो उन्होंने ये कहा है कि जो इंडिया है वो एक डेवलपमेंट चाहता है और इंडिया किसी भी प्रकार से किसी दूसरे स्टेट की टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करना चाहता। ये जो स्टेटमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये दिया है चाइना का जो साउथ चाइना सी है उसमें जो इंटरफेयर है उसके रेफरेंस में ये स्टेटमेंट हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इंडिया डेवलपमेंट चाहता है और पीसफुल डेवलपमेंट चाहता है और किसी भी देश की टेरिटरी पर अननेसेसरली या इलीगल वे से कब्जा नहीं करना चाहता। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज़, डिजास्टर मैनेजमेंट बिल टेबल्ड इन लोकसभा। तो अब हमारी लोकसभा में डिजास्टर मैनेजमेंट बिल को लाया गया है। अब इसका क्या क्या इसके वो हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है हमारा क्रिएशन ऑफ ए नेशनल एंड स्टेट लेवल डिजास्टर डेटाबेस। तो सबसे पहले इसका पॉइंट क्या होगा कि जो हमारे देश में नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर जो भी डिजास्टर होते हैं उसका डेटाबेस तैयार किया जाएगा। डेटाबेस तैयार करने का पर्पज़ ये है कि जब हमारे पास डेटाबेस होगा तो हम इस बात से सतर्क रहेंगे और आगे की हम अपनी प्लानिंग इसी प्रकार से कर पाएंगे कि हमें इससे डिजास्टर से किस प्रकार से छुटकारा पाना है या इसके लिए हमें किस तरह की प्लानिंग की आवश्यकता है और इसके लिए हमें कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। अभी क्या होगा कि जो हमारे अर्बन क्षेत्र हैं उसके लिए एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी एंड दैट विल बी नोन एज अर्बन डिजास्टर अथॉरिटी। उस अथॉरिटी का काम क्या होगा? उस अथॉरिटी का रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ये होंगी कि जो अर्बन में होने वाले डिजास्टर हैं उसको मिनिमाइज करे और
ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे लोग डिज़ास्टर में उनकी डेथ होती है उसको प्रिवेंट किया जाए। नेक्स्ट है रिवाइज रोल ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्या करेगा, जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उनके रोल को रिवाइज करेगा। कैसे? द बिल शिफ्ट द रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर preparing disaster plan from the National Executive Committee and State Executive Committee to the National Disaster Management Authority। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी तक हमारा जो देश में ये डिज़ास्टर प्लान बनाते हैं, कौन बनाते हैं? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी और स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी ये प्लान बनाते हैं। लेकिन अब ये प्लान इनसे ले लिया जाएगा, मीन्स इनके पास ये अथॉरिटी नहीं रहेगी। और ये प्लान कौन बनाएंगे? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इस प्लान को अब से बनाया करेगी। तो दिस इज द मेजर चेंज। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट न्यूज। राजनाथ अर्ज टू स्टॉप एक्सपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन टू इजराइल। देखिए, हमारे देश के काफ़ी लोगों ने हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं श्री राजनाथ सिंह जी, उनको एक लेटर लिखा है और उस लेटर में उनको ये रिक्वेस्ट की है कि हम जो अपने आर्म्स और एम्यूनेशंस इजराइल को दे रहे हैं उसको रोका जाए। ऐसा उन्होंने क्यों लिखा है? ऐसा उन्होंने इसलिए लिखा है कि जो इजराइल का जो एक्शंस अब चल रहे हैं, जैसे कि पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अटैक हुआ हमास के द्वारा, और जब से ही इजराइल ने हमास पैलेस्तीन में बहुत ज़्यादा लोगों को मारा है। देखिए, इजराइल का राइट टू प्राइवेट डिफेंस है, राइट टू सेल्फ डिफेंस है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हुए हैं कि जिसमें बहुत सारे इनोसेंट लोगों की डेथ हुई है पैलेस्तीन में या और जगह पर। ठीक है, अब ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पहुंचा, ये मामला सिक्योरिटी काउंसिल में भी है। तो सभी ने ये कहा कि जो इजराइल का ये एक्शन है इट इज़ बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ठीक है, अब जब ये बियॉन्ड द प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ है तो इसका मतलब क्या है? कहीं ना कहीं ये इंटरनेशनल लॉ का वायलेशन हो रहा है। इसलिए अगर हम उसको हथियार में या आर्म्स और एम्यूनेशंस में सपोर्ट करते हैं तो वो भी हम भी कहीं ना कहीं उस इंटरनेशनल लॉ के वायलेशन के पार्ट बन जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि इस तरह के उनको जो भी कंपनीज उनको आर्म्स एंड एम्यूनेशन सप्लाई कर रही हैं उनको रोका जाए। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज़। लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना नायर इज डीजी मेडिकल सर्विस ऑफ आर्मी। सो ये लेफ्टिनेंट जनरल साधना सक्सेना हैज़ मेड हिस्ट्री एज द फर्स्ट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये साधना सक्सेना जी जो है बनी है फर्स्ट वोमेन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल। ये पहली वोमेन है जिनको डायरेक्टर जनरल मेडिकल सर्विस में अपॉइंट किया गया है। यहाँ से आप लोगों को क्वेश्चन आ सकता है, द माइलस्टोन्स कम्स आफ्टर हर प्रीवियस रोल एज द फर्स्ट वोमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉस्पिटल सर्विस। तो पहले ये फर्स्ट वोमेन थी डायरेक्टर जनरल ऑफ हॉस्पिटल सर्विस की, और अब ये पहली वोमेन बनी है हमारे देश की जो कि डायरेक्टर जनरल है मेडिकल सर्विस आर्मी की। नाउ वी कम टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। बीइंग एन एक्सपर्ट मेंबर ऑफ डॉक्टर कस्तूरी रंजन कमेटी विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मेडिकल एजुकेशन कंपोनेंट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो बेसिकली ये जो साधना सक्सेना जी हैं ये डॉक्टर कस्तूरी रंजन कमेटी की भी पार्ट थी जो कि मेडिकल के सिलेबस को जिसमें कि डिसाइड किया गया था, और इसमें भी इनका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कॉल्स फॉर रिवेंज इको एट हने फ्यूनरल तेहरान वॉज पनिशमेंट। अब ये जो मिस्टर इस्माइल हने हैं ये हमास के चीफ थे। हमास क्या है? हमास एक आतंकवादी ग्रुप है जो कि पैलेस्तीन में है और जिसने कि लास्ट ईयर 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर अटैक किया था, जिसमें इजराइल के थाउजेंड्स ऑफ इनोसेंट पर्सन को मार दिया गया था। अब जब इजराइल के हज़ारों इनोसेंट लोगों को इस आतंकवादी ग्रुप ने मारा था तो इजराइल तभी से इनके खिलाफ एक्शन ले रहा है, और अब इजराइल ने मिस्टर ये जो हैं इस्माइल हने को मार गिराया है। लेकिन इससे क्या है कि जो तेहरान है वो बड़ा परेशान है और वो इसके खिलाफ
एक्शन लेने की इजराइल से बात कर रहा है कि इजराइल के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नाउ यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस डिस्क्राइब द स्ट्राइक एज एन डेंजरस एस्केलेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस जो ऑर्गेनाइजेशन है, यूएनओ के जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस, इन्होंने कहा है स्ट्राइक एज ए डेंजरस एस्केलेशंस, मीन्स जो काम ये किसने किया है, इजराइल ने किया है, इससे जो विवाद है दोनों कंट्रियों के बीच में वो ज़्यादा बढ़ेगा और ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा होगा। लेकिन इजराइल किसी की बात अब सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज़। रशिया हैज़ फ्रीड यूएस रिपोर्टर इन प्रिजनर स्वैप सेज तर्किया। देखिए, यूएस के एक जर्नलिस्ट थे, नाम है उनका मिस्टर इवान गर्शकोविच। इनको रशिया ने डिटेन किया था एस्पोनेज के चार्जेस पर। एस्पोनेज का मतलब है कि वो उनके देश की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन जो है वो अपने देश को भेज रहे हैं। लेकिन अब रशिया ने उनको रिलीज़ कर दिया है और जब रशिया ने उनको रिलीज़ किया है तो इससे जो दोनों देशों के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट की संभावना है। जनरली आप देखें कि जब से रशिया और यूक्रेन की वार हुई है तब से रशिया और यूएसए के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुए हैं। लेकिन अब ये स्टेप जो इसने रशिया ने लिया है इससे दोनों देशों के जो संबंध हैं उनको थोड़ा सा और बेटर होने की संभावना है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई हैव डिस्कस्ड ऑल द इम्पोर्टेंट न्यूज़ ऑफ टुडेज न्यूज़पेपर. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.